Hello students, welcome to CS Leap. Today is class 2 of SEBI Share-Based Employee Benefits Regulations 2014 यानी कि ESOP सीरीज की ये सेकंड वीडियो है. So let's see what is the topic for today. आज का टॉपिक है टॉप 10 ESOP रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज़ यानी कि कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बारे में हम बात करने वाले हैं, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं जिससे ये सेबी शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट्स का जो रेगुलेशन है ये आपको ईजिली समझ में आ जाएगा. सो चलिए शुरू करते हैं. नंबर 1, ईसॉप पूल. ईसॉप स्कीम में एक नंबर हमें मेंशन करना होता है जो हम मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑप्शंस एम्प्लॉई को एज अ ईसॉप ऑप्शंस ग्रांट कर सकते हैं. इसे हम लोग बोलते हैं ईसॉप पूल. स्कीम में या तो आपको एक परसेंटेज मिल जाएगी या फिर एक फॉर्मूला मिल जाएगा या एब्सोल्यूट नंबर भी कई सारी कंपनीज मेंशन करती हैं. ये कंपनी की डिस्क्रिशन होती है, कंपनी की चॉइस होती है और उसी पूल के अंदर यानी उसी पूल की लिमिट में हमें ईसॉप ऑप्शंस को इशू करना होता है या ग्रांट करना होता है एम्प्लॉय को. सो बेसिकली इट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ ईसॉप ऑप्शंस दैट कैन बी गिवन अंडर अ ईसॉप स्कीम. अब ये पूल जो है ये रिड्यूस कब होता है? जब भी इस पूल में से हम निकाल के ईसॉप ऑप्शंस एम्प्लॉय को बांट देते हैं तो जाहिर सी बात है कि ये जो पूल है ये रिड्यूस होने लग जाता है यानी कि कम होने लग जाता है. लेकिन ये जो पूल है ये इंक्रीज़ भी होता है यानी बढ़ भी जाता है. कब? जब हम जो इशूड ऑप्शंस हैं अगर वो लैप्स हो जाते हैं. अब ये लैप्स क्या होता है और ईसॉप ऑप्शंस कैंसिल कैसे होते हैं ये वीडियो में आपको आगे समझने को मिलेगा. तो यानी कि ये जो लैप्स ऑप्शन है ये जब हम वापस से पूल में ऐड कर देते हैं तो इससे हमारा जो ईसॉप ऑप्शंस का पूल है वो बढ़ जाता है. सो ये है ईसॉप पूल. अब देखते हैं नंबर 2 टर्मिनोलॉजी क्या है. नंबर 2, ग्रांट. ईसॉप ऑप्शंस की या सार की या कोई भी शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम की अगर हम बात करें तो ग्रांट वर्ड तो सबसे नंबर 1 पे आता ही है. ग्रांट का क्या मतलब है? ग्रांट का मतलब है जब कंपनी एम्प्लॉय को इशू करती है. क्या इशू करती है? एक ऑप्शन इशू करती है जो कि फ्यूचर में उसको एंटाइटल करेगा. फ्यूचर में उसके पास एक राइट आएगा. किस चीज़ का राइट आएगा? कंपनी के शेयर्स को या तो खरीदने का या फिर कंपनी के शेयर से डिराइव्ड किसी बेनिफिट को अवेल करने का. सो इसे हम लोग बोलते हैं ग्रांट. अब ग्रांट पे कंपनी जो है सिर्फ एक प्रॉमिस कर रही है. ग्रांट वाले दिन या ग्रांट के टाइम पे कंपनी एम्प्लॉय को ना तो कोई शेयर्स दे रही है और ना ही कोई बेनिफिट दे रही है. कंपनी एम्प्लॉय को ये बोलती है कि अगर आप कंपनी में 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर्स, ये कंपनी की स्ट्रेटजी पे डिपेंड करता है कि कंपनी कितना टाइम पीरियड तक आगे जाना चाहती है. तो कंपनी एक कंडीशन रखती है एम्प्लॉय के सामने कि अगर आप एम्प्लॉय के तौर पे कंपनी में कुछ साल रहते हो तो आपको हर साल एक वेल्थ क्रिएट करने का मौका मिलेगा. कैसे? थ्रू द इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी. तो इस स्टेज पे तो कंपनी एम्प्लॉय को कुछ भी नहीं दे रही है और ना ही कोई इक्विटी शेयर्स को इशू कर रही है या फिर ट्रांसफ़र कर रही है. अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि इसमें कंपनी को क्या बेनिफिट है. और चलो कंपनी को हो सकता है कुछ बेनिफिट हो लेकिन एम्प्लॉय को क्या बेनिफिट है. तो मैं आपको बता दूं कि बेसिकली दिस इज़ दी विन विन सिचुएशन फॉर बोथ, कंपनी के लिए भी और एम्प्लॉय के लिए भी. कंपनी के लिए कैसे? वो ऐसे कि कंपनी को इमीडिएटली एम्प्लॉय को कुछ नहीं देना पड़ रहा है. अदरवाइज़ कंपनी को हो सकता है कि एम्प्लॉय को रिटेन करने के लिए या कंपनी को मोटिवेट करने के लिए इमीडिएट बेसिस पे कोई कैश का इंसेंटिव देना पड़ता या फिर उसकी सैलरी बढ़ानी पड़ती. तो ऐसा ना करके कंपनी जो है इमीडिएट बेसिस पे अपना जो एम्प्लॉय कॉस्ट का बर्डन है उसे कम कर रही है और एट द सेम टाइम जो उसका मेन गोल है वो अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट कर रही है कंपनी को ग्रो करने के लिए, कंपनी के लिए काम करने के लिए. प्लस कंपनी के जो अच्छे एम्प्लॉय हैं
उनको रिटेन करने के लिए भी कंपनी ऐसा कर रही है, सो दैट एम्प्लॉय जो हैं कंपनी में 5-6 साल आराम से काम करते रहें और वो कंपनी छोड़ के ना जाएं। अब एम्प्लॉय को क्या बेनिफिट है? एम्प्लॉय को एक तो सेंस ऑफ ओनरशिप आता है। कैसे? जब कंपनी उसे ये बोलती है कि आप जो है कंपनी के शेयर होल्डर बन सकते हैं फ्यूचर में, और जैसे ही एम्प्लॉय को ये पता चलता है, एम्प्लॉय और मोटिवेट होके कंपनी को ग्रो करने के लिए काम करने लग जाता है। और वो इसलिए करता है क्योंकि अगर कंपनी ग्रो करेगी तो कंपनी का शेयर प्राइस का वैल्यू बढ़ेगा, और उसके चलते एम्प्लॉय का भी जो बेनिफिट है या एम्प्लॉय की जो वेल्थ है वो भी बढ़ जाएगी। और नो डाउट ये एम्प्लॉय के लिए एक बहुत ही अच्छी वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटी भी है। अदरवाइज़ क्या होता है, एम्प्लॉय को सिर्फ सैलरी मिलती है, लेकिन अगर कंपनी ईसॉप में पार्टिसिपेट करते हैं तो उन्हें एक अच्छा खासा लमसम अमाउंट मिल जाता है। सो ये फ़ायदा होता है एम्प्लॉय को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने टर्मिनोलॉजी 3 की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं आपको ग्रांट की बुक में क्या डेफिनेशन दी गई है या रेगुलेशन में क्या डेफिनेशन दी गई है वो भी बता देता हूँ। सो बुक की डेफिनेशन ये कहती है, ग्रांट मीन्स द प्रोसेस बाय विच द कंपनी इशूज ऑप्शंस, सार्स, शेयर्स और एनी अदर बेनिफिट्स अंडर एनी ऑफ द स्कीम्स। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये वही चीज़ है जो अभी मैंने आपको समझाई। अब यहाँ पे कंपनी जो है क्या इशू कर रही है? ऑप्शन। ऑप्शन होता है ईसॉप स्कीम में। सार्स, सार्स इशू होते हैं सार स्कीम में। शेयर्स, शेयर्स होते हैं ईएसपीएस स्कीम में। और एनी अदर बेनिफिट इशू होते हैं जीबीएस में या आरबीएस में। अब ये सब क्या है ये अभी आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं टर्मिनोलॉजी 3 क्या है, एंड दैट इज वेस्टिंग एंड वेस्टिंग शेड्यूल। सो ग्रांट के बाद कंपनी एम्प्लॉय को ये बोलती है कि आफ्टर 1 ईयर आपको एक राइट मिल जाएगा, एक एंटाइटलमेंट मिल जाएगा, और अगर आप चाहें तो कंपनी के शेयर्स परचेज कर सकते हैं या फिर कंपनी के शेयर से डिराइव्ड कोई वैल्यू को या कोई बेनिफिट को अवेल कर सकते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं वेस्टिंग। वेस्टिंग का मतलब होता है जब एम्प्लॉय को एक्चुअल में वो एंटाइटलमेंट मिल जाता है, वो राइट मिल जाता है। यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि अभी भी एम्प्लॉय के पास एंटाइटलमेंट आया है, एक्चुअल शेयर्स नहीं आए हैं या एक्चुअल बेनिफिट नहीं आया है। वो तभी आएगा जब एम्प्लॉय इस राइट को या फिर इस एंटाइटलमेंट को एक्सरसाइज करेगा। अभी हम सिर्फ वेस्टिंग की बात कर रहे हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं वेस्टिंग। यानी कि ये जो ईसॉप ऑप्शंस हैं एम्प्लॉय को अब वेस्ट हो चुके हैं, या फिर ये जो सार है एम्प्लॉय को वेस्ट हो चुके हैं। और ऐसे ऑप्शन जो वेस्ट हो जाते हैं इन्हें हम लोग बोलते हैं वेस्टेड ऑप्शंस। चलिए एक एग्जांपल से वेस्टिंग एंड वेस्टिंग शेड्यूल को समझते हैं। मान लीजिए कि आज एम्प्लॉय को 10,000 ऑप्शंस ग्रांट हुए हैं, और इन 10,000 ऑप्शंस का जो वेस्टिंग शेड्यूल है फर्स्ट ईयर में आपको 20% मिलेगा, यानी कि सिर्फ 2,000 ऑप्शंस को एक्सरसाइज करने का राइट मिल जाएगा। सेकेंड ईयर में 20%, देन थर्ड ईयर में 30%, यानी कि 3,000 का राइट आपके पास आ जाएगा, और फोर्थ ईयर में अगेन 30% का राइट आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि ये कोई फिक्स वेस्टिंग शेड्यूल नहीं है, ये वेस्टिंग शेड्यूल कंपनी की चॉइस है। वो कोई भी वेस्टिंग शेड्यूल रख सकती है। अगर वो चाहे तो फर्स्ट ईयर में ही 100% की वेस्टिंग रख सकती है, और अगर वो चाहे तो इस वेस्टिंग शेड्यूल को 5 या 6 साल तक भी लेके जा सकती है। ये टोटली कंपनी के एचआर गोल्स पे और कंपनी की स्ट्रेटजीज पे डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात और ये है कि ग्रांट और फर्स्ट वेस्टिंग के बीच में 1 साल का लॉक इन मैंडेटरी है। अगर मैं आज कोई ऑप्शंस को ग्रांट करता हूँ तो ऐसा नहीं है कि 3 मंथ्स के बाद हम फर्स्ट वेस्टिंग करा दें। फर्स्ट वेस्टिंग हमेशा ग्रांट के
1 ईयर के बाद होगी, उसके बाद ये 6 मंथ में भी हो सकता है, उसके बाद ये हाफ ईयरली भी हो सकता है और क्वार्टरली भी हो सकता है। ये टोटली कंपनी की चॉइस है। वेस्टिंग जो है वो परफॉर्मेंस बेस्ड भी हो सकता है, यानी कि हम एम्प्लॉय को बोलते हैं कि अगर आप एक्सीलेंट परफॉर्म करोगे या फिर वेरी गुड परफॉर्म करोगे तभी आपको शेयर्स या ऑप्शंस या फिर सार्स वेस्ट होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। और जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि वेस्टिंग आपको सिर्फ राइट देते हैं, ये एम्प्लॉय को कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, एम्प्लॉय को कोई मैंडेटरी नहीं है कि उन्हें ये शेयर्स को परचेज करना ही करना है। सो ये बात कर ली हमने वेस्टिंग और वेस्टिंग शेड्यूल की। जल्दी से देखते हैं कि बुक में इनकी क्या डेफिनेशन दी गई है। सबसे पहले बुक डेफिनेशन ऑफ वेस्टिंग। So vesting means the process by which the employee becomes entitled to receive the benefit of a grant made to him under any of the scheme। तो सेम चीज़ जो मैंने अभी आपको समझाई है, और वेस्टिंग पीरियड भी सेम ही है। वेस्टिंग पीरियड मीन्स द पीरियड ड्यूरिंग विच द वेस्टिंग ऑफ ऑप्शंस सार और बेनिफिट्स ग्रांटेड अंडर एनी ऑफ द स्कीम टेक्स प्लेस। तो वेस्टिंग जो है एक इवेंट होता है, और ये जो पूरा पीरियड होता है, यानी जैसे अभी हमारे एग्जाम्पल में 1 to 4 ईयर्स का हमने पीरियड देखा। सो ये जो पूरा पीरियड होता है इसे हम वेस्टिंग पीरियड कहते हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट इज आवर टर्मिनोलॉजी 4, एंड दैट इज एक्सरसाइज एंड एक्सरसाइज पीरियड। तो जैसे ही एम्प्लॉय को वेस्टिंग मिल जाती है, अब एम्प्लॉय इसे एक्सरसाइज कर सकता है, यानी कि एम्प्लॉय कंपनी को एक्सरसाइज प्राइस देगा और उसके बदले कंपनी एम्प्लॉय को या तो शेयर इशू करेगी या शेयर्स को ट्रांसफ़र करेगी या फिर सार्स का जो बेनिफिट्स है वो कंपनी को दे देगी। तो इसे हम लोग बोलते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करने के लिए कुछ नहीं करना है, एम्प्लॉय को एक एक्सरसाइज फॉर्म या फिर एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है और कंपनी को देना होता है, और साथ ही में एक्सरसाइज प्राइस या फिर ग्रांट प्राइस का अमाउंट देना होता है, और उसके बदले कंपनी एम्प्लॉय को या तो शेयर इशू कर देती है या फिर शेयर्स ट्रांसफ़र कर देती है। अब इसे हम बोलते हैं एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज पीरियड क्या होता है? एक्सरसाइज पीरियड का मतलब ये है कि जब भी आपको यानी एम्प्लॉय को वेस्टिंग मिलती है, तो ऐसा नहीं है कि वेस्टिंग के विद इन अ मंथ या विद इन 2 मंथ आपको एक्सरसाइज करना मैंडेटरी है। जनरली आपको एक अच्छा खासा टाइम दिया जाता है सोचने का, और उसके बाद ही आप उसे एक्सरसाइज करते हैं। ऐसा लॉ में कोई टाइम पीरियड मेंशन नहीं है, बट यूजुअली जो इंडस्ट्री की प्रैक्टिस है उसके हिसाब से एक्सरसाइज पीरियड 3 to 5 ईयर्स तक वेरी कर सकता है। ये टोटली अगेन कंपनी की चॉइस है और कंपनी की डिस्क्रिशन है। जब एम्प्लॉय ईसॉप ऑप्शंस को एक्सरसाइज करते हैं तो जो ईसॉप ऑप्शंस हैं वो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट होते ही एम्प्लॉय जो है, जो अभी तक ऑप्शन होल्डर था, वो कंपनी का शेयर होल्डर बन जाता है, अगर हम ईसॉप स्कीम्स की बात करें तो। चलिए अब जल्दी से एक्सरसाइज और एक्सरसाइज पीरियड की बुक डेफिनेशन भी देख सकते हैं। सो एक्सरसाइज मीन्स मेकिंग ऑफ एन एप्लीकेशन बाय एन एम्प्लॉय टू द कंपनी और टू द ट्रस्ट। या तो वो कंपनी को एप्लीकेशन दे सकता है या ट्रस्ट को। ट्रस्ट कहाँ से बीच में आया ये आगे हम समझेंगे। सो an employee to the company or to the trust for issue of shares or appreciation in form of cash, as the case may be, against vested options or vested SARs in pursuance of the scheme। एक्सरसाइज पीरियड का क्या मतलब है? एक्सरसाइज पीरियड मीन्स द टाइम पीरियड आफ्टर वेस्टिंग within which an employee should exercise his right to apply for shares against the vested options or appreciations against vested SARs in pursuance of the scheme। So ये बुक की डेफिनेशन है। नंबर 5, एक्सरसाइज प्राइस या ग्रांट प्राइस। जब कंपनी एम्प्लॉय को ईसॉप ऑप्शंस ग्रांट करती है तो उसका एक प्राइस होता है।
ये जो प्राइस होता है यूजुअली मार्केट प्राइस से कम होता है। मान लीजिए ग्रांट के टाइम पे कंपनी के शेयर का प्राइस है 100 रुपीज़, तो यहाँ पे जो ग्रांट प्राइस है और या जो एक्सरसाइज प्राइस है वो 80 रुपीज़, 70 रुपीज़ या 90 रुपीज़ हो सकता है। ये कंपनी की डिस्क्रिशन है। लेकिन आप ये सोचिए कि आज कंपनी का प्राइस 100 है और आपको ये 80 रुपीज़ में मिल रहा है, तो आप सोच रहे होंगे कि मुझे 20 रुपीज़ का बेनिफिट है। लेकिन नहीं, आप ये सोचिए कि जब ये ऑप्शंस आपको वेस्ट होंगे आफ्टर अ ईयर या आफ्टर 2 ईयर, तो कंपनी की वैल्यू और बढ़ चुकी होगी। यानी कि कंपनी का प्राइस अब 100 से 170 हो चुका होगा। ये मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। तो आपका जो रियल बेनिफिट है वो अब कितना हो गया, यानी कि जो ग्रांट प्राइस था वो था 70, और जिस दिन आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, ग्रांट नहीं और वेस्टिंग नहीं, जिस दिन आप एक्सरसाइज कर रहे हैं उस दिन कंपनी के शेयर का प्राइस है 170। तो आपको डायरेक्टली 100 रुपीज़ का यहाँ पे बेनिफिट मिल गया। और आप दूसरी बात ये सोचिए कि आप हो सकता है कि उस शेयर्स को कुछ टाइम अपने पास होल्ड करके रखें और आप 6 महीने के बाद बेचें या 1 ईयर के बाद उसको सेल करें, तो आपका ये जो बेनिफिट है, ये जो प्रॉफिट है, ये और बढ़ सकता है। तो ये स्कीम टू स्कीम वेरी करेगा। ये सार में कुछ और होगा और ईसॉप ऑप्शंस में कुछ और फॉर्मूला होगा। ये डिपेंड करेगा आपकी स्कीम पे भी। आपको एक बात ये याद रखनी है कि ये जो एक्सरसाइज प्राइस है या फिर ये जो ग्रांट प्राइस है, इसे हम एक्सरसाइज प्राइस भी बोल सकते हैं, ग्रांट प्राइस भी बोल सकते हैं। तो ये जो एक्सरसाइज प्राइस है ये हमेशा फिक्स रहता है, कांस्टेंट रहता है, चाहे कंपनी का मार्केट प्राइस आगे जाके बढ़े या कम होए। ऑब्वियसली अगर कम होता है प्राइस तो फिर ये जो ईसॉप ऑप्शन है ये एम्प्लॉय के लिए लुक्रेटिव नहीं रहते हैं, और इसे हम बोल सकते हैं कि ये जो ईसॉप है ये फेल हो गया। और अगर बढ़ जाता है तो ये एम्प्लॉय को बेनिफिट देता है। सो बेसिकली ये है एक्सरसाइज प्राइस एंड ग्रांट प्राइस। जल्दी से इसकी बुक डेफिनेशन को भी समझ लेते हैं। सो एक्सरसाइज प्राइस मीन्स द प्राइस इफ एनी payable by the employee for exercising the options or SAR granted to him in pursuance of the scheme as the case may be. Number 6, lapse of options. अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जब एम्प्लॉई को ईसॉप ऑप्शंस वेस्ट होते हैं तो उन्हें एक एक्सरसाइज पीरियड मिलता है जिसके अंदर उन्हें अपना जो ईसॉप ऑप्शंस है उसे एक्सरसाइज करना है। लेकिन अगर कोई एम्प्लॉई इस एक्सरसाइज पीरियड के अंदर एक्सरसाइज नहीं करता है तो वो जो ऑप्शंस हैं वो लैप्स हो जाते हैं। और जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट पे बताया था, अगर ईसॉप ऑप्शंस लैप्स होते हैं तो वो वापस से ईसॉप पूल में ऐड बैक हो जाते हैं और इससे ईसॉप पूल हमारा इंक्रीज हो जाता है। तो ये था लैप्स ऑफ ऑप्शन। नंबर 7, डायरेक्ट रूट। ईसॉप को इम्प्लीमेंट करने के 2 रूट होते हैं, पहला डायरेक्ट रूट एंड सेकंड है ट्रस्ट रूट। दोनों में क्या डिफरेंस है? डायरेक्ट रूट में कंपनी डायरेक्टली एम्प्लॉय को शेयर्स इशू करती है। कब इशू करती है? जब एम्प्लॉय अपने राइट को एक्सरसाइज करता है। इसमें बीच में ना तो कोई ट्रस्ट होता है और ना ही कोई और इंटरमीडियरीज होता है। कंपनी डायरेक्टली एम्प्लॉय को शेयर्स इशू करती है। और यहाँ पे जो वर्ड हम यूज़ करते हैं दैट इज़ अलॉटमेंट, यानी कि हर बार कंपनी अलॉट करती है शेयर्स एम्प्लॉय को, और जितनी बार अलॉटमेंट होता है उतनी बार जो शेयर्स हैं, जो न्यूली अलॉटेड शेयर्स हैं, वो स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्ट भी होते हैं। तभी जाके कंपनी उन शेयर्स को ट्रेड कर सकती है स्टॉक एक्सचेंजेस पे, सो दैट वो अपने शेयर्स को बेच के प्रॉफिट अर्न कर सके। सो ये है डायरेक्ट रूट। सो डायरेक्ट रूट का अगर मैं आपको ब्रीफ में प्रोसेस बताऊं तो अगर मैं एम्प्लॉय हूं और मैं एक्सरसाइज करना चाहता हूं तो मैं कंपनी को एक्सरसाइज फॉर्म दूंगा और साथ में कंपनी को एक्सरसाइज प्राइस या फिर एप्लीकेशन मनी दूंगा। कंपनी मुझे बदले में इक्विटी शेयर्स को इशू करेगी, यानी इक्विटी शेयर्स अलॉट करेगी, और इससे
कंपनी का जो पेड अप कैपिटल है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। यानी कि जितनी बार कंपनी अलॉटमेंट करती है उतनी बार कंपनी का जो पेड अप कैपिटल है वो इंक्रीज़ हो जाता है। बुक में एक पिक्चर दी गई है और प्लस डायरेक्ट रूट के बारे में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, उनको एक बार देख लेते हैं। तो ये स्क्रीन पे अभी आप देख रहे हैं, बेसिकली यहाँ पे कंपनी है और एम्प्लॉय है। फर्स्ट पॉइंट में कंपनी क्या करती है, कंपनी एम्प्लॉय को ऑप्शंस देती है जो कि ग्रांट के टाइम पे देती है। जब वेस्ट हो जाते हैं तो एम्प्लॉय उन्हीं ऑप्शंस को एक्सरसाइज करती है और कंपनी उन्हीं एक्सरसाइज के बेसिस पे एम्प्लॉय को इक्विटी शेयर्स इशू करती है। तो ये सिंपल सा पिक्चर मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। कुछ और पॉइंट्स हैं। कंपनी फॉर्म्स एंड कॉम्पनसेशन कमिटी एंड डिफाइन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ ईसॉप्स। तो ये जो कॉम्पनसेशन कमिटी है ये बोर्ड की एक कमिटी होती है। जैसे बोर्ड की ऑडिट कमिटी होती है, बोर्ड की स्टेक होल्डर एंड रिलेशनशिप कमिटी होती है, उसी तरह से ईसॉप के लिए एक कमिटी बनाई जाती है जिसे हम कॉम्पनसेशन कमिटी कहते हैं। लेकिन अगर मैं आपको रियल वर्ल्ड में बताऊं ये कैसे इम्प्लीमेंट होता है, तो अगर आपको याद है कंपनीज एक्ट 2013 का एक सेक्शन है, सेक्शन 178, और ये बात करता है नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमिटी की। तो नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमिटी ही कॉम्पनसेशन कमिटी का रोल प्ले करती है। यानी कि जनरली कंपनी में जो एनआरसी होती है उसी को हम लोग कॉम्पनसेशन कमिटी के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी दे देते हैं। सेकेंड पॉइंट है इशू फ्रेश शेयर्स ऑफ ईसॉप्स। थर्ड पॉइंट, आफ्टर वेस्टिंग पीरियड एम्प्लॉयज़ कैन एक्सरसाइज द ऑप्शन। फोर्थ, ऑन एक्सरसाइज ऑफ एन ऑप्शन कंपनी इशू द शेयर्स टू द एम्प्लॉयज़। तो अगेन वो रिपीटेड पॉइंट है, ये सिर्फ आपकी बुक में मेंशन है इसलिए मैं आपके लिए रिपीट कर रहा हूँ। नंबर 8, ट्रस्ट रूट। इन दिस रूट कंपनी इशू इक्विटी शेयर्स टू अ ट्रस्ट। तो यहाँ पे कंपनी और एम्प्लॉय के बीच में एक एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट आ गया। अब यहाँ पे कंपनी क्या करती है और ये कैसे काम करता है इसे हम डायरेक्टली एक पिक्चर से समझ लेते हैं। तो अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे यहाँ पे 3 पार्टी हैं, कंपनी, एम्प्लॉय और एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट। सबसे पहले क्या होता है, कंपनी ट्रस्ट को लोन देती है। अब लोन क्यों दे रही है, क्योंकि अगर कंपनी ट्रस्ट को शेयर्स इशू करेगी तो उसके बदले ट्रस्ट कंपनी को एप्लीकेशन मनी देगी या सब्सक्रिप्शन मनी देगी। तो ये पैसा कहाँ से आएगा, ये पैसा वो कंपनी से एज अ लोन लेगी। तो कंपनी ने क्या किया, ट्रस्ट को लोन दिया और उसके बाद ट्रस्ट को शेयर्स इशू किए। ट्रस्ट ने क्या किया, कंपनी को एप्लीकेशन मनी दिया। उसके बाद क्या होता है कि जो कंपनी है वो एम्प्लॉय को ईसॉप ऑप्शंस इशू करती है। एम्प्लॉय ईसॉप ऑप्शंस को एक्सरसाइज करते हैं। याद है मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो एक्सरसाइज फॉर्म है या जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो या तो एम्प्लॉय कंपनी को दे सकता है या ट्रस्ट को। तो ट्रस्ट रूट में ये जो एक्सरसाइज मनी है और ये जो एक्सरसाइज का फॉर्म है ये ट्रस्ट को जाता है। अब ट्रस्ट के पास एक्सरसाइज की एप्लीकेशन आ गई। अब ट्रस्ट क्या करेगा, इक्विटी शेयर्स ट्रांसफ़र करेगा। कौन से इक्विटी शेयर्स, जो कंपनी ने ट्रस्ट को दिए थे उन्हीं इक्विटी शेयर्स को एम्प्लॉय को ट्रांसफ़र करेगा। डायरेक्ट रूट में हमने वर्ड यूज़ किया था अलॉटमेंट और यहाँ पे हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं ट्रांसफ़र, क्योंकि यहाँ पे फ्रेश इक्विटी इशू नहीं हो रही है। यहाँ पे जो ऑलरेडी ट्रस्ट के पास शेयर्स हैं उन्हीं को हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं एम्प्लॉय को। 6th पॉइंट क्या है, अब जो ट्रस्ट है उसके पास पैसा आ गया। पैसा कहाँ से आया, एम्प्लॉय ने एक्सरसाइज करते समय एक्सरसाइज मनी ट्रस्ट को दिया है और ये जो पैसा आया है ट्रस्ट के पास, इससे ये क्या करेगा, कंपनी से जो इसने लोन लिया था पहले स्टेप में उसको रीपे करेगा। सो ये बेसिकली इस तरीके से काम करता है। ट्रस्ट में हमारे पास 3 पार्टीज़ हो गई, कंपनी, एम्प्लॉय और एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट। अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं वो भी डिस्कस करते हैं। नंबर 1, company forms an employee welfare trust, so that is clear. Company grants loan to the trust for subscribing shares, ये भी clear है। Third, company issues fresh shares to the trust and options to the employee,
यानी कि कंपनी यहाँ पे एम्प्लॉई को शेयर्स इशू नहीं कर रही है, वो ट्रस्ट को इशू करती है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि हालांकि यहाँ पे हमने सिर्फ फ्रेश शेयर्स की बात की है, लेकिन अगर ट्रस्ट चाहे तो इसको सेकेंडरी मार्केट से भी एक्वायर कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, एम्प्लॉय एक्सरसाइज द ऑप्शंस। फिफ्थ पॉइंट, ट्रस्ट ट्रांसफर द शेयर्स टू द एम्प्लॉय अपॉन रिसीट ऑफ एक्सरसाइज प्राइस। एंड लास्ट पॉइंट, ट्रस्ट रीपेज द लोन टू द कंपनी। तो ये ऑलरेडी हमने अभी डायग्राम से भी डिस्कस किया था और ये पॉइंट से भी डिस्कस कर लिया है। नंबर 9, सार्स। तो सार्स के बारे में आपने कई बार सुना होगा और सार्स का मतलब होता है स्टॉक एप्रिसिएशन राइट। और ये ईसॉप के बाद आई वुड से सेकंड नंबर पे काफ़ी पॉपुलर हैं। और सार्स अपनी वैल्यू कैसे डिराइव करते हैं? इक्विटी शेयर्स की वैल्यू से ही ये अपनी बेनिफिट को डिराइव करते हैं। चलिए सार्स को एक एग्जांपल से समझते हैं और ये कैसे ईसॉप से अलग है ये भी आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए एक कंपनी है, उसका एक एम्प्लॉय है पीटर। कंपनी पीटर को 100 सार्स आज ग्रांट कर रही है और ये जो सार्स हैं मान लीजिए कि अगले एक साल में, यानी कि ठीक एक साल के बाद 100% वेस्ट हो जाएंगे पीटर को। और ये जो सार्स है इनकी जो आज की वैल्यू है, यानी ग्रांट के टाइम पे जो वैल्यू है वो है 1 लाख रुपीज़। और वेस्टिंग के बाद इनकी जो वैल्यू है वो कितनी हो जाती है? 1.80 लैक्स, राइट। तो अगर पीटर अपने सार्स को एक्सरसाइज करता है तो उसे डायरेक्ट कितना बेनिफिट मिलेगा? 80,000 का। तो यहाँ पे कंपनी क्या करेगी? या तो उसको 80,000 डायरेक्टली कैश दे देगी, यानी कि उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगी कैश, या फिर 80,000 के इक्विवेलेंट जो शेयर्स हैं वो कंपनी जो है एम्प्लॉय को इशू कर देगी। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट बेनिफिट होता है, जो एप्रिशिएटेड वैल्यू होती है विच इज़ 80,000 इन दिस एग्जाम्पल, ये जो एप्रिशिएटेड वैल्यू है ये एम्प्लॉय को मिलता है, ना कि कंप्लीट और फुल ऑप्शंस यहाँ पे मिलते हैं जैसा कि हमने ईसॉप में देखा। तो सार बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, इक्विटी सेटल्ड एंड कैश सेटल्ड। तो जहाँ पे इक्विटी मिलती है एम्प्लॉय को उसे हम इक्विटी सेटल्ड कहते हैं, और जहाँ पे कैश मिलता है उसे हम लोग कैश सेटल्ड बोलते हैं। चलिए अब जल्दी से बुक में सार की क्या डेफिनेशन दी गई है इसे भी एक बार देख लेते हैं। स्टॉक एप्रिसिएशन राइट्स और सार्स मीन्स अ राइट गिवन टू अ सार ग्रांटी। सार ग्रांटी का मतलब कोई भी एम्प्लॉय जिसको सार दिए गए हैं। सार ग्रांटी एंटाइटलिंग हिम टू रिसीव एप्रिसिएशन। अब वो एप्रिसिएशन क्या था? 80,000 हमारे एग्जाम्पल में, फॉर अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी वेयर द सेटलमेंट ऑफ सच एप्रिसिएशन मे बी मेड बाय वे ऑफ कैश पेमेंट, यानी कि कैश सेटल्ड सार्स की हमने बात की थी, और शेयर्स ऑफ द कंपनी और इक्विटी सेटल्ड सार्स की भी हमने बात की थी। तो ये है बुक की डेफिनेशन। नंबर 10, SBEB। SBEB का मतलब होता है शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट्स। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये जो रेगुलेशन है इसका नाम है सेबी, शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट रेगुलेशंस। तो यहाँ पे एम्प्लॉय बेनिफिट का मतलब है कि कोई भी ऐसा बेनिफिट जो एम्प्लॉय के लिए है और वो शेयर से लिंक है, शेयर की वैल्यू से लिंक है, उसे हम लोग बोलते हैं शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम। अब एम्प्लॉय के लिए बेनिफिट तो सैलरी भी है, हेल्थ इंश्योरेंस भी है, प्रोविडेंट फंड भी है, लेकिन ये सब शेयर से लिंक नहीं है। जो भी स्कीम या जो भी बेनिफिट शेयर से लिंक होती है उसे हम लोग बोलते हैं SBEB या शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट्स। और ये जो स्कीम्स होती हैं ये SBEB रेगुलेशन से गवर्न होती हैं, इनको कंप्लायंस करनी होती है सेबी के SBEB रेगुलेशंस की। तो ईसॉप और सार्स जिनके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ये SBEB के 2 टाइप्स हैं। हम यूजुअली इनको ईसॉप रेगुलेशंस बोलते हैं, बट ऐसा है नहीं, क्योंकि ईसॉप और सार्स बहुत पॉपुलर हैं इसलिए हम इसे ईसॉप रेगुलेशन भी बोल देते हैं, बट एक्चुअल में इसका जो नाम है दैट इज़ SBEB रेगुलेशन। और ईसॉप और सार्स क्योंकि ये भी इक्विटी या शेयर से रिलेटेड बेनिफिट है
तो इसलिए ये भी SBEB के 2 टाइप हैं। तो और कौन कौन से टाइप्स होते हैं SBEB के? वो मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन ये बहुत ही कम पॉपुलर हैं और बहुत ही कम इम्प्लीमेंट होते हैं। इनमें जो पहला है दैट इज़ एम्प्लॉई स्टॉक परचेज स्कीम, ESPS। तो इसमें क्या होता है, डायरेक्टली कंपनी एम्प्लॉई को एक ऑप्शंस देती है कि वो कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकती है, यानी कंपनी के शेयर्स को इमीडिएटली खरीद सकती है। ESOP में तो वेस्टिंग के बाद ही एम्प्लॉय शेयर्स खरीद सकता है, लेकिन ESPS में इमीडिएटली एम्प्लॉय के पास राइट होता है कि वो कंपनी के शेयर्स को खरीद सकता है। और ऐसा कब होता है? ये तब होता है जब कंपनी IPO लेके आती है और एम्प्लॉय कैटेगरी में भी शेयर्स इशू करती है। तो ये हो गया ESPS। सेकंड है जनरल एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम, GBES। यानी कि अगर कोई कंपनी ऐसी एक स्कीम लेके आती है कि अगर कभी कल को एम्प्लॉय को अपने हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बेनिफिट चाहिए और ये जो बेनिफिट है कंपनी से लिंक कर देती है कंपनी के शेयर्स की वैल्यू के साथ, तो ये बन जाता है जनरल एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम। तीसरा है रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम। अगेन रिटायरमेंट के टाइम पे एम्प्लॉय को कोई बेनिफिट देना चाहती है कंपनी, और इस बेनिफिट को भी कंपनी जो है लिंक कर देती है अपने शेयर्स की वैल्यू से। तो इसे हम लोग बोलते हैं RBS या रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम। अब बुक में इनकी क्या डेफिनेशन दी गई है ये हम लोग क्विकली समझ लेते हैं। जनरल एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम्स और GBS मीन्स एनी स्कीम ऑफ अ कंपनी फ्रेम्ड इन अकॉर्डेंस विद दीज रेगुलेशंस। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जितने भी SBEB के स्कीम्स हैं वो इसी रेगुलेशन से गवर्न होते हैं। तो GBS मीन्स any scheme of a company framed in accordance with these regulations dealing in shares of the company or shares of its listed holding company for the purpose of employee welfare, including healthcare benefits, hospital cares or benefits in the event of sickness, accident, disability, death or scholarship funds or such other benefits as specified by सच कंपनी। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, और ये लेकिन कोई भी ऐसा बेनिफिट्स हो सकता है जो कि कंपनी के शेयर से लिंक हो। अब बात करते हैं ESPS की क्या डेफिनेशन है। ESPS मीन्स अ स्कीम अंडर विच अ कंपनी ऑफर्स शेयर्स। तो यहाँ पे डायरेक्टली शेयर्स ऑफर हो रहे हैं टू एम्प्लॉय एज पार्ट ऑफ पब्लिक इशू और अदरवाइज और थ्रू अ ट्रस्ट where the trust may undertake secondary acquisition for the purposes of the scheme। तीसरी जो डेफिनेशन है वो है RBS की। RBS means a scheme of a company framed in accordance with these regulations dealing in shares of the company or the shares of its listed holding company for providing retirement benefits। Repeating, for providing retirement benefits to the employees subject to the compliance with existing rules and regulation as applicable under laws relevant to retirement benefits in India। So this was it in this lecture, in this class. I will see you in the next class with more such concept. Till then, bye bye and take care. Thank you.